हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। और जैसा कि आपको पता है, हम इंटरनेशनल रिलेशन में थियरी एंड अप्रोचेस की बात कर रहे थे और उसी सीरीज़ में जो हम देख रहे थे स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म की ओर। हमने लास्ट टाइम कवर कर लिया था रियलिज्म को, लिबरलिज्म को, कंस्ट्रक्टिविज्म को। जो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट जो हमारा थियरी है, वो स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म के बारे में है। तो जब भी हम स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म को देखेंगे तो हम एक बार थियरी को देख लेते हैं। एक बार थियरी आखिर ये कहती क्या है। बट बिफोर वी मूविंग टू द थियरी, उसके बेसिक्स को समझने से पहले लेट्स कम टू द सिलेबस अगेन, ताकि हमें पता चल जाए और कौन से टॉपिक जो है हमें और कवर करने हैं और कौन से टॉपिक जो है अभी रह गई है। तो हमने बात कर ली थी रियलिज्म की, हमने बात कर ली थी स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म, जिसे हम आज कवर करने की कोशिश करेंगे। न्यू लिबरलिज्म और न्यू रियलिज्म हमने ऑलमोस्ट कवर कर ली है। आइडियलिज्म यानी लिबरलिज्म को भी हमने कवर कर लिया है। सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, जिसको कल हमने कवर कर लिया है। बाकी जो थियरी बचती है वो है क्रिटिकल इंटरनेशनल थियरी, जिसको आज हम स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म के थ्रू कवर करने की कोशिश करेंगे। और जो रेस्ट ऑफ द थियरी जो बच गई है हमारी, फेमिनिज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म, उसको भी हम आने वाले 2 लेक्चर में कवर करेंगे अलॉन्ग विद द PYQ। टिल देन, अगर आपको जो भी परेशानी हो इस थियरी से रिलेटेड, क्योंकि इन द नेक्स्ट कमिंग 2 days वी आर गोइंग टू कंप्लीट द होल theory and approaches point which is covered in unit 5। तो अगर आपको कोई भी दिक्कत हो इस टॉपिक में, you can put your comment or doubts in your comment box। Let's move to the next topic, that is structural marxism। जब भी हम स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म की बात कर लें, क्योंकि जनरली हमें क्या पढ़ने को मिलता है, मार्क्सिज्म। ये स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म आखिर है क्या, वाई देयर इज अ स्ट्रक्चर और देयर इज अ संरचना नाम की कोई चीज़ें जो है ना मार्क्सिज्म के पहले जुड़ी। तो जब भी हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म की, लेट्स हैव अ कंक्रीट स्निपेट अबाउट द मार्क्सिज्म। आखिर ये मार्क्सिज्म कहता क्या है, क्योंकि एनडीए जो है ना आपसे थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो है मार्क्सिज्म से भी पूछता है। जब हम PYQ को देखेंगे तो हम देखेंगे कि कुछ जो चीज़ें हैं वो बेसिक मार्क्सिज्म से जुड़ी होती है। अब ये नहीं है कि हमें मार्क्सिज्म को, मार्क्स के हर फिलॉसफी को, हर थियरी को हमें पढ़ के जाना है। अभी जो हमारे जो ट्रेंडिंग जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो नए नए जो मार्क्सिज्म के ऑफशूट हैं उनसे आ रहे हैं। तो हमें क्या करना है, मार्क्सिज्म को थोड़े बेसिक से थोड़े फंडामेंटल को क्लियर करने के, जिसको कहते हैं ना, आपको थोड़ा ब्रश अप करने के लिए ये कॉन्सेप्ट को हम कवर करेंगे। उसके फंडामेंटल को देखेंगे, मार्क्सिज्म के फंडामेंटल को, और फिर हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म को देखेंगे, जिस तरह से क्वेश्चन एनटीए पूछ रहा है। सो लेट्स मूव टू द बेसिक्स। आखिर हम देखें कि आखिर ये मार्क्सिज्म है क्या। तो जब भी हम बेसिक्स की बात करेंगे तो मार्क्सिज्म यानी कि मार्क्सवाद जो है बेस और सुपर स्ट्रक्चर की बात करते हैं। यानी कि जो हमारा सिस्टम है, यानी कि जो हमारा इंटरनेशनल रिलेशन है, उसमें 2 चीज़ें होती हैं। एक तो होती है बेस और दूसरी होती है सुपर स्ट्रक्चर। जो बेस है, जब भी मार्क्सिज्म की बात करते हैं तो वो इकोनॉमी को क्या मानते हैं, बेस मानते हैं। यानी कि जो इकोनॉमी है वो हमारी क्या है, बेस है। इकोनॉमी इज द बेस। और बाकी जो जितने आप देखते हो, जैसे कि रिलीजन, पॉलिटिक्स, फैमिली, ideology, these are come under the superstructure। ये जो है ये सुपर स्ट्रक्चर का पार्ट है। अब ये बेस और सुपर स्ट्रक्चर में क्लासिफाई करने का मतलब क्या है, इसे क्लासिफाई क्यों किया गया है। तो जब भी आप इकोनॉमी की बात करते हैं, यानी कि इन चीज़ों को समझने के लिए आपको बेस की ज़रूरत होनी चाहिए, यानी बेस आपको समझना जरूरी है। और ये जो बेस है वो सुपर स्ट्रक्चर को क्या करता है, प्रभावित करता है। ठीक है, तो इकोनॉमी जो है, मार्क्सिज्म ने माना कि इकोनॉमी इज द बेस एंड द रेस्ट ऑफ द थिंग दैट यू कवर अंडर द पॉलिटिकल साइंस इज कम अंडर द सुपर स्ट्रक्चर। तो यानी कि आधार जो है अर्थव्यवस्था को माना गया है, और धर्म और शिक्षा और संस्कृति से रिलेटेड जितने भी आप चीज देख रहे हो, मार्क्सिज्म ने उसको सुपर स्ट्रक्चर माना। यानी कि वो क्या है, अधिरचना का सब टाइप है। जब हम इन चीज़ों को समझ गए तो उनमें 2 कॉन्सेप्ट्स और भी मिलता है, वो है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड रिलेशन ऑफ द प्रोडक्शन। ठीक है, तो जब भी हम बात करेंगे तो मार्क्सिज्म क्या करता है, मार्क्सिज्म जो है कैपिटलिज्म यानी पूंजीवादी जो व्यवस्था है उसके विरोध में आता है। और ये कहते हैं कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि जो आप जो है ना साधन, जिससे आप क्या करते हो, अपना उत्पाद करते हो, चाहे वो हो गया आपका टूल्स, औजार, या फिर हो गया आपका लैंड जिस पे आप औजार करते हो, या फिर मशीन्स जिसके थ्रू आप इंडस्ट्रियल सोसाइटी जो है वो डेवलप करती है। ये सब जो चीज़ें हैं ये सब क्या करती हैं, ये है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। और ये जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, इसके हिसाब से हम क्या करते हैं,
अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में देखते हैं कि कौन सी कंट्री के पास ज़्यादा मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है और वो क्या करते हैं, अपनी इकोनॉमी को अच्छी तरह से डेवलप कर पाते हैं। और ये जनरली आप देखते हो कैपिटलिज्म सोसाइटी में ये सब मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादातर अकुमुलेट रहती है, ज़्यादातर उनमें संचयित रहता है। जबकि अनडेवलप्ड जो कंट्री होते हैं, जो बाकी जो रेस्ट ऑफ द पुअर कंट्री होते हैं, उनके पास, जैसे आप अफ्रीका देखो या फिर साउथ एशिया देखो, उनमें जो मशीनी या फिर जितनी भी तकनीकी चीज़ें होती है उनकी कमी पाई जाती है। और वो क्या करते हैं, दे टेक द हेल्प फ्रॉम वेस्टर्न कंट्री, ताकि उनको मशीन और फिर ज़्यादा से ज़्यादा तकनीक की मदद मिले, जिससे वो क्या कर सकते हैं, अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। तो मार्क्सिज्म ने मीन्स ऑफ प्रोडक्शन से कहने का मतलब ये है कि आपके पास कितने कैपिटल्स हैं, कितनी पूंजी है, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, अपनी इकोनॉमी को और भी ज़्यादा ग्रोथ करा सकते हो। जो नया कॉन्सेप्ट उन्होंने फिर एक नया कॉन्सेप्ट डाला वो है रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि ये जो प्रोडक्शन है, जब भी आप कोई चीज़ प्रोडक्ट करते हो तो एक तो होता है कि जो कि लेबर होते हैं, जो उस चीज़ को क्या करते हो, प्रोड्यूस कराते हैं, और एक होता है वो मास्टर होता है, यानी कि वो जो इन इन चीज़ों को क्या करते हैं, उन पे उनका कंट्रोल रहता है। तो कोई भी जब आप प्रोडक्शन देखते हो तो उसमें दो चीज़ें देखने को मिलती है, एक तो होता है लेबर और एक जो होता है वो मास्टर होता है। लेबर क्या करता है, उस चीज़ों को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, और मास्टर उन चीज़ों पे क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो मार्क्सिज्म ने ये कहा कि जो भी आप प्रोडक्शन देखते हो कैपिटलिज्म सोसाइटी में, यानी पूंजीवादी सामाजिक व्यवस्था में, उसमें लेबर का जो अधिकार होता है बहुत कम रहता है। हालांकि उसको प्रोड्यूस कौन करता है, लेबर करता है। बट जब बात आती है उसके अधिकार की, यानी कि उसकी जो प्रॉपर्टी, यानी कि उससे जो प्रॉफिट हुआ, वो किसको ज़्यादा मिलती है, वो ज़्यादा मास्टर को मिलती है, जिसको कहते हैं ना सरप्लस गेन। जो सरप्लस गेन होता है, अधिक से अधिक लाभ होता है, वो मास्टर क्या करता है, बहुत कम जो लाभ होता है ना, वो अपने लेबर्स को डिवाइड करता है। तो ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये मार्क्सवाद में आपको देखने को मिली है, और जिसको मार्क्सवाद ने बातें इसको कही है। अब हम बात कर लेते हैं, जब मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन की बात हो गई, तो वो हम देखते हैं कि रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन के तहत दो चीज़ों को देखना है। जहाँ पे यहाँ पे आपने देखा लेबर को हम इन्होंने कहा हैव्स नॉट, जिसको उन्होंने कहा बूर्जुआ सोसाइटी, और मास्टर को उन्होंने कहा हैव्स, यानी कि जिसके पास सारी रिसोर्सेज हैं, इसको उन्होंने कहा हैव्स, यानी कि प्रोलेटरिएट, यानी कि वैसे जिनके पास, समाज का वो वर्ग जिनके पास सारे रिसोर्सेज हैं, यानी हैव्स और हैव्स नॉट। और इन्हीं क्लासिफिकेशन, ये जो बेसिक्स होते हैं, इन बेसिक्स टर्म को समझ के आप क्या कर सकते हो, मार्क्सिज्म के जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है उसको आप समझ सकते हो। तो ये जो होते हैं मार्क्सिज्म के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं। मार्क्स के बाद जो आते हैं, जो इंपॉर्टेंट थिंकर जो आपको मार्क्सिज्म में पढ़ने को मिलते हैं, वो है लेनिन। लेनिन ने एक पैम्पलेट्स में लिखा कि जो इंपीरियलिज्म है वो कैपिटलिज्म का लास्ट स्टेज है। ये क्वेश्चन जनरली आपको एनटीए में पूछ देता है कि ये जो स्टेटमेंट है, ये जो पैम्पलेट है, ये जो आर्टिकल है, ये किसने लिखा। तो ये जो आर्टिकल है लेनिन ने लिखा। लेनिन ने कहा इंपीरियलिज्म इज द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। ठीक है, जब भी हम बात करते हैं मार्क्सिज्म की, तो एक जो चीज़ है जो आपको कॉमन देखने को मिलती है, जैसे कि आपने रियलिज्म में पढ़ा इंटरेस्ट के बारे में, पावर के बारे में, लिबरलिज्म में आपने इंडिविजुअलिज्म के बारे में पढ़ा, इंस्टीट्यूशन के बारे में पढ़ा, फ्रीडम के बारे में पढ़ा, कंस्ट्रक्टिविज्म में आपने नॉर्म्स और आइडियाज़ के बारे में पढ़ा। उसी तरह आप देखोगे ना कि मार्क्सिज्म की जब भी हम बात करेंगे तो वो क्या होते हैं, एंटी प्रॉपर्टी की बात करते हैं। यानी कि प्रॉपर्टी जो है, जब से ये पूंजी और ये जब से संचयन की बात की गई, यानी कि जब से जो प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट आया, तब से क्या हो गया, लोग जो है ना पूंजीवादी व्यवस्था की ओर बढ़े। तब से क्या हो गया, लोग जो है ना कंपटीशन की ओर बढ़े। लोग क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा संचय करने लगे, और जो नहीं संचय कर पाए वो क्या कहलाए, हैव्स नॉट। तो उन्होंने कहा हमें क्या करना चाहिए, ये प्रॉपर्टी जो है, ये प्रॉपर्टी का जो कॉन्सेप्ट है उसको हटा देना चाहिए। एक ऐसा वर्ग लाना चाहिए जिसमें प्रॉपर्टी जो है ना सबके बराबर, सबको बराबर मात्रा में डिवाइड हो, और कोई ऊंच नीच या फिर कोई हैव्स या हैव्स नॉट ना रहे। तो ये बात जो है ना, प्रॉपर्टी का जो है ना, मास्टर और स्लेव जो है ना, जब से प्रॉपर्टी आया तब से जो हमारा समाज है वो दो भागों में विभाजित हो गया। एक तो वो हो गया जिनके पास है यानी मास्टर, और वो एक जिनको क्या किया जाता है, स्लेव कहा जाता है। तो उन्होंने हैव्स और हैव नॉट के टर्म में सोसाइटी को क्लासीफाई किया। जब इतनी बातें समझ में आ गई तो वो कहते हैं कि हमें एक ऐसे समाज की ज़रूरत है जिसमें ये सब चीज़ें ना रहे, जिसको आप क्रिटिकल थियोरी में पढ़ोगे, इसको कहते हैं इमेंसिपेशन। यानी कि ये जो है वो बात करते हैं इमेंसिपेशन की। और जितने भी आप क्रिटिकल थियरी में आप थिंकर्स को पढ़ोगे, ये सब बात करते हैं इमेंसिपेशन, यानी हमें अल्टीमेट गोल क्या होता चाहिए,
हमें इमेंसिपेट करना चाहिए। जितने भी आप सब्जुगेशन देख रहे हैं, जितने भी आप शोषण देख रहे हो समाज में, उनसे हमें क्या करना है, आगे उठ करके इमेंसिपेट करना है। इन सब बाधाओं को, इन सब भेदभाव को से हमें निकलना है, जिसको हम लोग कहते हैं इमेंसिपेशन। इमेंसिपेशन और भी क्या होता है, किस डेप्थ में पढ़ेंगे कि कौन से थिंकर जो है ना इमेंसिपेशन पे ज़्यादा जोर दिया है। हालांकि क्रिटिकल थियरी जब भी आप बात करोगे तो इमेंसिपेशन को कहते हैं। और एनडीए में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि विच थियरी टॉक अबाउट द इमेंसिपेशन एज द अल्टीमेट गोल। तो आप जितने भी क्रिटिकल थिंकर्स को पढ़ते हो, आप क्रिटिकल थियरी में आप फेमिनिज्म को पढ़ते हो, मार्क्सिज्म को पढ़ते हो, तो उनका जो अल्टीमेट गोल रहता है वो क्या रहता है, इमेंसिपेशन। हालांकि इस बात को रियलिज्म, लिबरलिज्म और कंस्ट्रक्टिविज्म ने उन्होंने कंसिडर नहीं किया है, ठीक है। तो इन चीज़ों की बात की है क्रिटिकल थियरी ने। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की, जब इनकी बेसिक समझ में आ गई, तो आगे देखते हैं कि ये जो हिस्टोरिकल मेटरलिज्म, यानी कि जब मार्क्स आते हैं, मार्क्स कहते हैं कि जब आप समाज के उत्थान को देखोगे, समाज किस तरह से उत्पन्न हुआ, ठीक है, समाज किस तरह से, उसकी हिस्ट्री क्या है, ठीक है, उसको आप किसके बेसिस पे समझ सकते हो, मटेरियल के बेसिस पे, ठीक है। यानी कि आप उसको समझ सकते हो भौतिकवाद। जब आप मटेरियल को एनालाइज कर सकते हो, तो मटेरियल को केंद्र में रख करके उन्होंने हिस्ट्री को 5 भागों में डिवाइड किया, 6 भागों में, कहीं कहीं 5 रहता है, कहीं कहीं 6 रहता है। तो उन्होंने, मार्क्स ने कहा कि हमारी जो हिस्ट्री है वो क्या है, एक क्लास स्ट्रगल है, ठीक है। क्लास स्ट्रगल किसके किसके बीच में, उनके बीच में जिनके पास रिसोर्स है और जिनके पास रिसोर्स नहीं है। यानी क्लास स्ट्रगल 2 वर्गों के बीच में, एक को कहते हैं हैव्स और हैव्स नॉट। और ये क्लास स्ट्रगल जो होता है इन 5 चरणों में हमेशा होती है। और वो किसके लिए क्लास स्ट्रगल करते हैं, मटेरियल के लिए। और इसी मटेरियल को एनालाइज करके ना उन्होंने हिस्ट्री को 5 भागों में विभाजित किया, जिसको कहते हैं हिस्टोरिकल मेटरलिज्म। जो फर्स्ट स्टेज आपको देखने को मिलती है वो है प्रिमिटिव कम्युनिज्म, यानी कि आदिम समाजवाद। यहाँ पे जो प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट, जो पूंजी का कॉन्सेप्ट है वो नहीं था, और इसी वजह से ये क्या था, साम्यवाद था, यानी सभी जो क्या है ना बराबर है, ठीक है। और ये जो था वो सोसाइटी जो था वो डेवलप नहीं था, उसमें जो प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट नहीं था, और सारे लोग क्या थे, बराबर थे। तो उन्हीं को कहा गया आदिम साम्यवाद। फिर उसके बाद, समय के बाद, जब लोगों को रियलाइज हुआ कि उनकी जो लैंड है वो लैंड को कैप्चर करना स्टार्ट कर दिए, तो उसके बाद जो कॉन्सेप्ट आया वो है स्लेव सोसाइटी का। यानी कि एक जो है स्लेव हो गया और एक मास्टर हो गया, एक दूसरे से काम करवाता था, और दूसरा क्या होता था, दे गेट बिकम एक्सप्लॉइटेड, उनका शोषण होता था। तो दूसरा जो टर्म आया, दूसरा जो स्टेज आया, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं स्लेव सोसाइटी, ठीक है। स्लेव यानी कि आप देख लो गुलाम समाज, यहाँ पे एक गुलाम होता था और उनके ऊपर जो रूल करने के लिए मास्टर होते थे। जो नेक्स्ट टर्म आया वो है फ्यूडलिज्म, यानी कि फ्यूडलिज्म, एक वहाँ पे फ्यूडल लॉर्ड हुआ करता था और उसके अंदर काम करने वाले जो छोटे छोटे फार्मर्स या वर्कर्स रहते थे, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है फ्यूडलिज्म यानी सामंतवाद का। जब सामंतवाद के बाद उन्होंने कहा कि जो आज की सोसाइटी है वो क्या है, कैपिटलिज्म है, यानी कि आज की सोसाइटी पूंजीवाद है। यहाँ पे उन्होंने 2 चीज़ें बताई, एक तो होते हैं कैपिटलिस्ट जिनके पास पूंजी है, यानी कि प्रोलेटरिएट, और बुर्जुआ। इन 2 भागों में उन्होंने इस समाज को बांटा, और ये दोनों क्या करते हैं, हमेशा स्ट्रगल करते हैं एक दूसरे से। और फिर उसके बाद आप देखो कि जो प्रोलेटरिएट होता है वो बुर्जुआ वर्ग का क्या करता है, शोषण करता है। जो नेक्स्ट स्टेप उन्होंने बताया कि हमें क्या करना है, इस कैपिटलिज्म से स्ट्रगल के थ्रू सोशलिज्म की ओर बढ़ना है। सोशलिज्म में आप देखोगे ना कुछ कुछ चीज़ें जो होती हैं वो आप जो है ना अचानक जो है ना आप इस वर्ग को, इस समाज को बराबर नहीं कर सकते हो। ये जो स्टेज है यहाँ पे आप थोड़ी सी बराबर लाने की कोशिश करोगे, जिसमें आप प्रॉपर्टी को क्या कर सकते हो, हटा सकते हो, प्रॉपर्टी को बराबर बांटों में, भागों में बांट सकते हो। तो ये बात उन्होंने सोशलिज्म में कही, समाजवाद में कही, जिसमें ज़्यादातर वेलफेयर की बात की गई, स्टेट को ना ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक को ध्यान देने की बात की गई। तो ये जो है ना सोशलिज्म का जो स्टेज है। फिर जो लास्ट स्टेज उन्होंने कहा था कि वो है कम्युनिज्म, यानी कि यहाँ पे कोई स्टेट नहीं होना चाहिए। यानी कि जो स्टेट का काम जो है ना वो प्रॉपर्टी को, जब प्रॉपर्टी खत्म हो गया तो स्टेट का कोई काम ही नहीं है, और यहाँ पे जो वर्ग होगा वो कोई वर्ग नहीं होगा, राजविहीन साम्यवाद होगा, ठीक है। तो ये जो लास्ट स्टेज है ये मार्क्स ने कही थी, और इसी के हिसाब से, यानी कि उन्होंने ये जो हिस्ट्री का जो स्टेज बताया, यानी कि 6 और 5 स्टेज बताया, उन्होंने मटेरियल को ध्यान में, यानी कि मटेरियल यानी भौतिकवाद, लैंड, लेबर, किसके पास कौन सी रिसोर्सेस हैं, इन चीज़ों को ध्यान में रख करके उन्होंने इतिहास को
6 भागों में विभाजित किया। और यही जो है ना कॉन्सेप्ट है, इसको कहते हैं हिस्टोरिकल मैटरलिज्म, जो कि जिस स्टेज में, हर स्टेज में क्या होता है, एक जो क्लास है दूसरे क्लास से क्या करता है, स्ट्रगल करता है। जो लास्ट स्टेज उन्होंने बताया कि हमें एक ऐसा समाज चाहिए जहाँ पे कोई वर्ग ना हो, वर्ग जो है, देयर इज अ क्लासलेस सोसाइटी, वहाँ पे कोई बड़ा छोटा ना हो, सब क्या हो, बराबर हो। तो इन चीज़ों के बारे में मार्क्स ने बात की। अब जब ये समझ में आ गया तो हम देखते हैं एक कॉन्सेप्ट आता है वर्ल्ड सिस्टम थियरी। ठीक है, वर्ल्ड सिस्टम थियरी में ये जो आप जो कॉन्सेप्ट आया वो है लैटिन अमेरिका कॉन्सेप्ट। जितने भी मार्क्सिस्ट थिंकर थे जो लैटिन अमेरिका में थे, उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया डिपेंडेंसी थियरी के बारे में, वर्ल्ड सिस्टम थियरी के बारे में। जब हम PYQ करेंगे ना, तो इन कॉन्सेप्ट्स को एक एक करके पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है और ये चीज़ें इस बुक में उतना डिटेल में नहीं दिया रहता है। हम इन क्वेश्चन को, इस तरह के कॉन्सेप्ट को PYQ के थ्रू जाएंगे, क्योंकि आप इसमें ज़्यादा डेप्थ में नहीं आपको पढ़ना है, आपको एक अंडरस्टैंडिंग लेके चलना है। तो ऊपर से हम देख लेते हैं कि आखिर इंटरनेशनल रिलेशन में ये जो हैव्स और हैव्स नॉट का कॉन्सेप्ट है, इसको कैसे डिस्क्राइब किया जाता है। क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन में स्टेट नहीं होता है, वहाँ पे क्या होते हैं, कंट्रीज होते हैं। तो ये कंट्रीज जो हैं वर्ल्ड सिस्टम में कैसे एक दूसरे का शोषण करते हैं, कैसे जो होता है ना मटेरियल के बेसिस पे ये डिवाइडेड रहते हैं। और इसको समझने के लिए हम पढ़ते हैं वर्ल्ड सिस्टम थियरी के बारे में। वर्ल्ड सिस्टम थियरी में वो कहते हैं कि जो हमारे इंटरनेशनल रिलेशन है वो 3 भागों में विभाजित है। एक को कहते हैं वो कोर, एक को कहते हैं वो पेरिफेरी, और तीसरे वाले को वो क्या कहते हैं, सेमी पेरिफेरी। ये जो हो गया वो आपका कोर है, यानी कि जो सेंटर में रहता है। दूसरा जो आपको देखने को मिलता है वो है सेमी पेरिफेरी। पेरिफेरी मतलब कि जो लास्ट वाला जो हाशिए पे रहते हैं, और ये हो गया पेरिफेरी। अब इन तीनों में क्या अंतर है, वो कैसे परफॉर्म करते हैं, कौन सी कंट्री जो है कोर में आती है, कौन सी कंट्री पेरिफेरी में होती है, ये आप खुद इमेजिन कर सकते हो जब मैं इसको डिस्क्राइब करूंगी। ये जो डेटा है मैंने बेलिस एंड स्मिथ की बुक से लिया है, और इसमें बताया गया जो कोर कंट्री होते हैं उनके क्या क्या विशेषताएं होती हैं। जब भी आप देखोगे कोर कंट्री के, वो हाईली डेवलप कंट्री होती है, जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री। अब इसके लिए आप खुद एक एग्जांपल इमेजिन कर सकते हो, जैसे कि मतलब कि जब जिसको आप यूएस को लेकर के चलो, यूएस जो होती है डेमोक्रेटिक कंट्री है, जो कोर की कंट्री होती है वो क्या होती है, डेमोक्रेटिक होती है। और ये जो होते हैं इनके जो वर्कर्स होते हैं इनके हाई वेजेस रहते हैं, उनके इनकम जो होते हैं बहुत ही डिसेंट रहते हैं। और ये क्या करती है, ये रॉ मटेरियल आती है कहाँ से, पेरिफेरी से और फिर सेमी पेरिफेरी से। और उस रॉ मटेरियल को वो क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करके फिर से वो दूसरे कंट्री में वो जा करके एक्सपोर्ट कर देते हैं। और वो क्या करते हैं, सिंस दे हैव द ग्रेट डिसेंट अमाउंट ऑफ इनकम, वो क्या करते हैं, देयर इज अ हायर इन्वेस्टमेंट, और उस इन्वेस्टमेंट से उनको क्या मिलता है, रिटर्न मिलता है। और उससे क्या होता है, पूरे सोसाइटी का स्कोर कंट्री में वेलफेयर होता है। तो यहाँ पे तो सब ठीक है। फिर जब हम बात आते हैं सेमी पेरिफेरी की, तो सेमी पेरिफेरी में आप देखो कि वैसे कंट्री जहाँ पे जो गवर्नमेंट होती है वो ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट होती है। ठीक है, यानी कि एक ही जो गवर्नमेंट वो बार बार क्या करती है, पावर में आती है। ठीक है, वो अपनी अथॉरिटी को मेंटेन करती है। ठीक है, एज कम्पेयर टू उन्हें क्या विकास करना चाहिए उन पर ध्यान रख के वो अपने पावर को क्या करते हैं, मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। और ये जो है ना ये जो है मैच्योर मैन्युफैक्चर होते हैं, यानी कि ये हमेशा क्या करते हैं, अभी वो मैन्युफैक्चरिंग जो होता है उनका डेवलप नहीं हो पाता है, वो अभी धीरे धीरे डेवलप करने की कोशिश करते हैं। ये जो होता है अपने रॉ मटेरियल को क्या करते हैं, दूसरे कंट्री को एक्सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे जो लोग होते हैं उनकी जो वेजेस होती हैं वो लो होती है, और गवर्नमेंट का बहुत कम ध्यान रहता है वेलफेयर और सर्विसेज पे। तो उन कंट्री को हम लोग क्या कहते हैं, सेमी पेरिफेरी कंट्री। जब हम बात करते हैं पेरिफेरी की, तो वो अंडर डेवलप कंट्री, जैसे आप अफ्रीकन कंट्री या फिर आप कैरेबियन कंट्रीज, कोई भी आप कंट्री को इमेजिन कर सकते हो। अब हम ये नहीं कहते कि यूएस जो है ना वो एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल है, आप इमेजिन कर सको ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आए। तो जब हम बात करते हैं पेरिफेरी की, तो ये क्या होती है, नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है। हो सकता है कि वहाँ पे क्या हो, राजशाही सिस्टम हो, या हो सकता है वहाँ पे तानाशाह, या फिर हो सकता है टोटलिटेरियन सिस्टम हो जहाँ पे लोगों का एक्सप्लॉयटेशन होता हो। और यहाँ पे क्या होता है, जितने भी रॉ मटेरियल होते हैं ये एक्सपोर्ट करती है कोर कंट्रीज को। और यहाँ पे जो सब्सिस्टेंस वेजेस होते हैं, लोगों को इतने ही वेजेस मिल सकते हैं जितने से अपने वो जीवन को निर्वाह कर सके, वो अपने बाकी जो नीड्स होते हैं उसको पूरा नहीं कर पाते हैं। तो ये जनरली इनकी जो वेजेस होती हैं बहुत लो होती हैं, और गवर्नमेंट जो होते हैं इनके वेलफेयर पे बहुत कम ध्यान देता है। तो ये सब जो कॉन्सेप्ट है पेरिफेरी, सेमी पेरिफेरी या फिर आप कोर, ये सब जो है ना ये आपको बताती है कि अंतर्राष्ट्रीय विषय में, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में जो देश हैं, यानी एक कंट्री जो है दूसरे कंट्री का कैसे शोषण करती है,
और वो कैसे विभाजित होती हैं हैव्स और हैव्स नॉट में, और इसको हमने देखा वर्ल्ड सिस्टम के थ्रू। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म के बारे में, तो स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म यानी कि जब मार्क्सिज्म पहले से ही था, तो ये स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म का कॉन्सेप्ट जो है ना वो कैसे आया, चलिए इसके बारे में देखते हैं। तो जब स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म के बारे में हम बात करते हैं, तो वर्ल्ड वार यानी कि जब वर्ल्ड वार खत्म हो गया, जब वर्ल्ड वार खत्म हो गया तो आप देखोगे ना कि जितने भी मार्क्सिज्म की, यानी कि उसके बाद आपको कोल्ड वॉर देखने को मिलता है। कोल्ड वॉर में जब एंड ऑफ कोल्ड वॉर हुआ तो रसिया ने क्या किया, एंड ऑफ कोल्ड वॉर के बाद आपने देखा कि जो गोर्बाचेव थे उन्होंने अपनी पॉलिसी लाई ग्लासनोट और प्रेस्टोराइका की, यानी कि उन्होंने कहा कि वी आर रेडी टू अडेप्ट द कैपिटलिज्म, जिसमें उन्होंने ओपननेस ट्रांसपेरेंसी की बात की। तो उसके बाद हमने डिस्कस किया था फ्रांसिस फुकुयामा के बारे में। फ्रांसिस फुकुयामा ने कहा एंड ऑफ हिस्ट्री, यानी कि जो कैपिटलिज्म है, दीज आर गोइंग टू बी द अल्टीमेट आइडियोलॉजी इन इंटरनेशनल रिलेशन। तो यहाँ पे जो है ना कम्युनिज्म जो है ना वो थोड़ा अनपॉपुलर हो गया, बट कुछ ऐसे भी कंट्रीज थी जो समय के साथ अपने मार्क्सिज्म और कम्युनिज्म के आइडिया से वो क्या रही, टिकी रही, और वो उन्होंने बहुत अच्छा ग्रोथ किया। इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हो चाइना को, वियतनाम, क्यूबा को देख सकते हो कि दीज आर द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द कम्युनिज्म हु आर स्टिल फॉलोइंग द कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी एंड रनिंग देयर इकोनॉमी ऑन द बेसिस ऑफ दैट, and their remarkable growth is still evident in the present scenario. सो जब हम 21st सेंचुरी की बात करते हैं, 21st सेंचुरी में कम्युनिज्म की बात करते हैं, तो हम मार्क्सिज्म को कैसे डेवलप करते हैं, जैसे हमने बात की थी रियलिज्म के बारे में। रियलिज्म में कुछ कुछ कमियां रह गई थी, उसको दूर करने के लिए उनके ऑफशूट्स आए। तो 21st सेंचुरी में जब भी हम मार्क्सिज्म की बात करते हैं तो एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको कहते हैं स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म। बट स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म को पढ़ने से पहले हमें समझना है कि क्रिटिकल थियरी क्या होता है, क्योंकि स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म जब आप पढ़ोगे बिना क्रिटिकल थियरी के आपको समझ में नहीं आएगा। तो क्रिटिकल थियरी भी आपको मार्क्सिज्म से कुछ कुछ इंटर कनेक्टेड देखने को मिलते हैं। तो क्रिटिकल थियरी में आप देखो जो इंपॉर्टेंट थिंकर जो आपको देखने को मिलते हैं वो है ग्रामसी। ग्रामसी की जो हेजेमनी कॉन्सेप्ट है इसके बारे में हमने पहले भी बात कर ली थी। हेजेमनी क्या होता है, जब आप एक कंट्री को दूसरे कंट्री से उसके कंसेंट के थ्रू जब आप रूल करते हो, एक तो रूल होता है कोअर्शन के थ्रू, आप क्या करते हो दूसरे कंट्री को क्या करते हो, कोर्स करते हो, यानी बाय फोर्स आप उसको पे क्या करते हो, आक्रमण करके चढ़ाई करके क्या करते हो आप जो है ना अपने पावर को इन्फ्लुएंस कराते हो। जो दूसरा टाइप आता है वो है कंसेंट के थ्रू, यानी कि आप जो है ना सॉफ्ट कल्चर के थ्रू या फिर हो सकता है आप अपनी इन्फ्लुएंस के थ्रू आप दूसरे कंट्री के डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करते हो। और इस बात को किसने कहा, इस बात को ग्रामसी ने कहा कि वेस्टर्न कंट्री जो होते हैं ना वो दे आर ट्राइंग टू हेजेमोनाइज द ईस्टर्न कंट्री। ठीक है, तो जब ये सब बातें आ गई तो उन्होंने ग्रामसी ने यानी क्रिटिकल थियरी ने कहा कि जो मार्क्स ने बताया था ना कि जो लास्ट स्टेज आएगा यानी कि कम्युनिस्ट सोसाइटी आएगा जिसमें क्या होगा, कम्युनिज्म आएगा जिसमें स्टेटलेस होगा। उन्होंने ये बताया था कि पहले जो है ना अभी हमारा स्टेज क्या है, कैपिटलिज्म का है। जब कैपिटलिज्म होगा ना तो एक रिवोल्ट आएगा जिसमें क्या होगा ना कि जितने भी लेबर्स होते हैं वो अपने मास्टर के अगेंस्ट रिवोल्ट करेंगे और फिर वहाँ पे क्या आएगा, सोशलिज्म आएगा। और सोशलिज्म से हमें क्या करना है, स्टेटलेस सोसाइटी की ओर बढ़ना है। ये प्रोडिक्शन ने मार्क्स ने कही थी। तो जब इन थियरी को, मार्क्स के थियरी को रीविजिट किया गया तो ग्रामसी कहते हैं ये तो हुआ ही नहीं, अभी कैपिटलिज्म है बट एंड ऑफ द कोल्ड वार जब खत्म हुआ तो ऐसे होना चाहिए था, सोशलिज्म को एस्टेब्लिश करना चाहिए था। या फिर आप रसिया में देखो, रसिया में सोशलिज्म आया बट देयर इज नो स्टेटलेस सोसाइटी, फिर रसिया कहाँ पे मूव कर गया, इट्स मूव टुवर्ड द लिबरल डेमोक्रेसी या फिर लिबरलिज्म की ओर, जहाँ पे उन्होंने ओपननेस की बात की। तो मार्क्सिज्म के जो प्रोपोनेंट्स थे यानी कि आगे जो बढ़ाने वाले, ग्रामसी ने कहा ये तो भाई हुआ ही नहीं कि देयर इज नो स्ट्रगल इज गोइंग बिटवीन द कैपिटलिस्ट सोसाइटी, तो अभी भी क्या कर रहे हैं, फल फूल रहे हैं। ठीक है, तो ये जो मार्क्स का प्रेडिक्शन है यहाँ पे स्ट्रगल को लेकर के, ये तो हुआ ही नहीं। तो हम क्या कहते हैं कि ये जो है ना कुछ कमियां रह गई मार्क्स में। अब उस कमी को उन्होंने कहा, उन्होंने एक्सप्लेन किया कि ये कमियां इसलिए रह गई क्योंकि मार्क्स ने एक चीज को छोड़ दिया था और वो चीज थी सिविल सोसाइटी। यानी कि उन्होंने स्टेट की बात की थी बट जो स्टेट के दूसरे जो चीजें हैं जैसे नॉन स्टेट एक्टर जैसे कि सिविल सोसाइटी, उसके बारे में मार्क्स ने तो कुछ कहा ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि जब भी आप इंटरनेशनल रिलेशन में सिविल सोसाइटी का जो रोल होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है।
और सिविल सोसाइटी क्या करती है, एक डेमोक्रेसी को, एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी को बहुत अच्छे से चलाती है। क्योंकि होता क्या है कि जब भी आप लेबर यानी हैव्स और हैव्स नॉट की बात करते हो तो देयर इज अ डिससैटिस्फैक्शन हैपन अमंग द हैव्स, सॉरी हैव्स नॉट को कुछ शिकायतें होती हैं अपनी नीड्स को लेकर के, और वो हैव से करते हैं शिकायतें। बट यहाँ पे एक टर्म आता है दैट इज सिविल सोसाइटी, ठीक है। तो सिविल सोसाइटी क्या करती है, जैसे ट्रेड यूनियन ये सब क्या करते हैं, यूनियन बनाते हैं, और इनकी जो शिकायतें होती है डायरेक्ट रिवोल्ट नहीं होता है, वो क्या करते हैं, इनकी शिकायतों को वो एक चैनलाइज्ड वे में हैप्स के पास पहुंचाते हैं, और जिससे क्या होता है, एक सिस्टम के थ्रू इनकी शिकायतों को क्या किया जाता है, एड्रेस किया जाता है। और जिसके वजह से जो रिवोल्ट की बात मार्क्स ने की थी, जिस तरह की जिसको कहते हैं ना पूरी स्टेट का क्या होगा, उलट पुलट हो जाएगा, ऐसा ये कम देखने को मिलता है। क्योंकि यहाँ पे जो है ना बाकी जो एक्टर होते हैं सिविल सोसाइटी, ये क्या करते हैं, कुशन की तरह काम करते हैं। ये एक कुशन होता है, जैसे कि आप जब ड्राइव करते हो तो कुशन क्या करता है, आपको डैमेज से आपको बचाता है, ताकि आपका जो हानि हो यानी लॉस हो, आपकी जो फेस वेस क्या हो बच ही रहे, और आप जो है ना घायल ना हो। तो इस तरीके से कोई भी स्टेट जो होता है जब वो डेमोक्रेसी को परफॉर्म करता है तो उसमें नॉन स्टेट एक्टर क्या करते हैं, वो उनकी पीपल की जो जितने भी शिकायतें होती हैं, ग्रेवियंसेस होती हैं, उनकी जो डिससेटिस्फेक्शन वाला डिसकंटेंटमेंट होती है, उनको वो क्या करती हैं, एक वे में चैनलाइज करके स्टेट की ओर एड्रेस करती हैं। और इस तरीके से स्टेट क्या करता है, अकुमुलेट करके उन सभी शिकायतों को क्या करता है, एड्रेस करता है, और उस लेवल तक स्ट्रगल नहीं हो पाती है जिस लेवल से स्टेट को क्या किया जाए, उल्टा जा सके। और इसी वजह से वहाँ पे उन्होंने सिविल सोसाइटी के रोल्स को बहुत इंपॉर्टेंट माना जब भी आप स्ट्रगल को देखते हो। तो ये बात ना ग्रामसी ने कही थी अलॉन्ग विद द कॉन्सेप्ट ऑफ हेजेमनी। तो क्रिटिकल थियरी में जो नियो ग्रामसी की बातों को, यानी कि जितने भी थिंकर्स आए उसके बाद, वो कहलाए गए नियो ग्रामसी, यानी कि ग्रामसी के विचारों को ही थोड़ा सा अपडेट करके उन्होंने कहा, जिसमें आपको रॉबर्ट कॉक्स ये सब देखने को मिलेंगे। उन्होंने कहा दीज आर द थिंकर फ्रॉम नियो ग्रामसीज्म, ठीक है। और इनको जनरली क्रिटिकल थियरिस्ट भी कहते हैं। और क्रिटिकल थियरिस्ट जो है ना उनको फ्रैंकफर्ट स्कूल्स के, क्योंकि जनरली आप जो क्रिटिकल थियरिस्ट जो जर्मनी का स्कूल है फ्रैंकफर्ट, वहाँ पे ये जो स्कॉलर्स हैं इंपॉर्टेंट थिंकर वहाँ से जनरली वो रिलेटेड हैं। तो इन थिंकर्स को हम लोग कहते हैं फ्रैंकफर्ट स्कूल, ठीक है। और सिंस इन्होंने वर्क किया था क्रिटिकल थियरी पे तो इसलिए इसको कहते हैं फ्रैंकफर्ट स्कूल ऑफ थिंकर्स। तो इसमें रॉबर्ट कॉक्स का नाम जनरली पूछा जाता है क्रिटिकल थियरी में। उन्होंने कहा कि जो थियरी होती है इनका कुछ पर्पस होता है, चाहे आप मार्क्सिज्म को उठा के देखो, चाहे आप लिबरलिज्म को उठा के देखो, चाहे आप कैपिटलिज्म को उठा के देखो, या फिर लिबरलिज्म को उठा के देखो, इनका कोई पर्पस होता है। पर्पस ये होता है कि अपनी जो यथा स्थिति को वो क्या कर सके, बनाए रखें, और ये अपनी यथा स्थिति को मेंटेन करके रखें। तो थियरी इज फॉर समवन एंड फॉर सम पर्पस, ये बात रॉबर्ट कॉक्स ने कही थी। और ये इसमें जो क्या होता है, फ्रैंकफर्ट स्कूल के जो थिंकर होते हैं जिसमें आपको जनरली नाम पूछा जाता है थियोडोर अडोर्नो, ये सब ने इनको कॉन्सेप्ट दिया कल्चर इंडस्ट्री में। कल्चर इंडस्ट्री का कॉन्सेप्ट आपको जनरली फ्रैंकफर्ट स्कूल के थिंकर जैसे कि अडोर्नो ने दिया। उन्होंने कहा कि जो हमारी जो कल्चरल चीज़ें हैं, आज की जो कल्चर है वो क्या हो गई है, कैपिटलिज्म से इन्फ्लुएंस हो गई है, यानी कि पूंजीवादी से इन्फ्लुएंस हो गई है। और वो क्या कैसा लगता है, एक कल्चर इंडस्ट्री की तरह, यानी कि जो आज हमारा कल्चर है वो क्या क्या हो गया है, वहाँ पे एक इंडस्ट्री, जैसे इंडस्ट्री क्या करता है, कारोबार करता है प्रॉफिट को ध्यान में रख करके, उसी तरह से आज जो हमारी कल्चर क्या हो गई है उसमें प्रॉफिट, लाभ, हर घाटा। आप चाहे रिलीजन को देख लो, रिलीजन में क्या होता है, पहले क्या होता था, लोग टेंपल पे जाते थे, आज क्या होता है, रिलीजन को एक शोकेस किया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा वीआईपी सीट्स, वीआईपी मेंबर्स, अलग एंट्री, फिर उसके बाद डेकोरेशन से लेकर उसका लाइव टेलीकास्ट एंड ऑल दीज आर बिकम इंडस्ट्री, और ज़्यादा से ज़्यादा उसका क्या किया जाता है, प्रचार किया जाता है। तो ये एक इंडस्ट्री के रूप में डेवलप हो गई है। आपको अलग सा टैग लगा के जाना रहता है, या फिर टाइमिंग अलग होती है। तो ये सब जो है ना, चाहे आप अच्छा दूध चढ़ाओ या फिर अच्छा ये ब्रांड चढ़ाओ, तो ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये क्या है, ये कैपिटलिज्म से इन्फ्लुएंस हो गई है। जो कल्चर हम पहले देखते थे ना, वो आज का कल्चर नहीं रहा। और इस बात को ना फ्रैंकफर्ट स्कूल के थियोडोर अडोर्नो ने कही थी। दूसरे जो थिंकर आपको जनरली जब भी आप क्रिटिकल थियरी को पढ़ोगे उसमें आपको ना हर्बर्ट मार्क्यूस की बात होती है। हर्बर्ट मार्क्यूस क्या कहते हैं, क्योंकि जब कैपिटलिज्म का इन्फ्लुएंस ज़्यादा रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करते हो, पूंजीवादी से प्रभावित होते हो, ज़्यादा से ज़्यादा आप एडवर्टीजमेंट ये सब जो होता है लगातार
चौबीसों घंटा आप जो है होता है ना मार्केटिंग में रहते हो, तो आप क्या कहती हो, जो आपकी जो सोच होती है, वो सोच क्या होती है, वो आपकी एक डायमेंशनल हो जाती है। यानी कि जो आपकी सोच है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, आप उन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते, आप ब्रांड पे ध्यान देते हो, ठीक है, आप एडवर्टाइजमेंट पे ध्यान देते हो। तो जो आज का मानव है वो कैसा है, वन डायमेंशनल है। यानी कि उसकी जो एक जो चीज़ें हैं ना, जो जिसको कहते हैं ना कि दिखाना, ब्रांड शो ऑफ करना, ये जो है ना, ये एक आयामी, जो दूसरा जो आयाम है इंसान का, जो अच्छा बुरा, ज़रूरत है कि नहीं, इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देता। बस वो अपने आप को क्या करता है, कैपिटलिज्म से इन्फ्लुएंस हो गए, अपने दूसरे आयाम को, वो रैशनैलिटी को वो छोड़ रहा है। तो वन डायमेंशनल मैन की बात जो है ना, वो हर्बर्ट मार्क्यूज ने की। जब हम आगे बढ़ते हैं तब हमारे पास आते हैं स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म, ठीक है। और स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म जब भी हम पढ़ते हैं तो उसमें अल्थ्यूजर की बातें आती है, यानी कि अल्थ्यूजर की जो आइडियाज़ हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम इसको यहीं पे रहने देते हैं। कल हम क्या करेंगे, कल हम स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म, जो कि आपका मेन टॉपिक है, जो आपके सिलेबस में दे रखा है, उसको हम और भी अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। और साथ ही साथ इससे रिलेटेड जितने भी क्रिटिकल थियरी मार्क्सिज्म या फिर स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म से जितने भी क्वेश्चन आते हैं, हम उसको क्या करेंगे, देखेंगे। सो टिल देन कीप रिवाइजिंग, डू विजिट द मेन टॉपिक्स दैट इज गिवन इन योर सिलेबस। एंड इफ यू हैव एनी डाउट, बिकॉज हमने क्या किया ना, हमने थियरी के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को कवर कर लिया, तो आपको कोई भी डाउट्स हो, प्लीज राइट ऑन द कमेंट बॉक्स एंड डू प्रैक्टिस, एंड दैट्स ऑल। थैंक यू।